हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के रिवीजन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित रहेगी। ये हमारी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं उन पर ये रिवीजन क्लास है और ये एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट के हेल्प से अपने आप को टेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस की ये क्लास रहने वाली दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार परीक्षा तक, आपके एग्ज़ाम तक लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको प्रवक्ता हिंदी विशेष के अंतर्गत आपको क्लासेस, आपके रिवीजन नोट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ ही प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप प्रवक्ता हिंदी विशेष की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो दोस्तों, इसमें देखें कि अगर अ उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, जैसे आपका है अकथ है और अभेद है, अचूक है और अनुज है। तो दोस्तों, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखें तो अकथ अकथ में अ लगा है उपसर्ग। अभेद में भेद से पहले अ लगा हुआ है। अचूक में चूक से पहले अ वर्ड लगा है, तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। और जबकि अनुज दोस्तों अपने आप में एक प्योर शब्द है, यानी कि शुद्ध शब्द है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुज अपने आप में शब्द है। बाकी कथ के आगे अ लगा दे तो अकथ बन गया, भेद के आगे अ लगा दे तो अभेद बन गया, चूक के आगे अ लगा दे तो अचूक बन गया, ठीक है। तो ये तीनों इसके विपरीतार्थक अर्थ बताते हैं। बट अनुज जो है दोस्तों एक क्या है, शुद्ध रूप में अनुज का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो शुद्ध शब्द है अपने आप में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इसी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। अब प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो इसमें से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है ये पूछा गया है। जैसे आपका इसमें शेरनी है, मोरनी है, नौकरानी है और कूटनी है, कुटनी, ठीक है दोस्तों। तो किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। अगर हम शेर कहें तो शेर के पीछे नी लगाते हो तो शेरनी तब बना, ठीक है। तो ये प्रत्यय लग गया है नी। मोरनी में मोर भी एक शब्द है और मोर के पीछे नी लगा दिया तो मोरनी बन गया, तो ये भी प्रत्यय लगा है नी। नौकर, नौकर में अगर नौकरानी बनाने के लिए उसको यहाँ पर नी जो है, अगर हम इसको नौकर के साथ देखें दोस्तों तो यहाँ पर नौकर अपने आप में एक शब्द है, बट यहाँ पर नौकरा नहीं होता कोई शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर नौकरा शब्द नहीं होता है, तो यही इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ शब्द है, ठीक है। बाकी कूटनी, कुटनी में नी लगा है, कुट धन नी, ठीक है। तो नी प्रत्यय इसमें भी लगा है, डी वाले में भी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, नौकरानी, ठीक है। नौकरानी में प्रत्यय नहीं लगा है। अगर नौकर शब्द अकेले लगे तो इसमें आ की मात्रा नहीं आती है और नी अपने आप में एक प्रत्यय है। तो इस आधार पर यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। अगला शब्द है दोस्तों अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, जैसे अधि, अध, अत या अध, ठीक है। तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अधि धन अक्ष, तो बन गया क्या, अध्यक्ष, ठीक है। अधि धन अक्ष, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग लगा है अध्यक्ष में, ठीक है। अधि धन अक्ष, अक्ष अपने आप में एक शब्द है और अधि जो है उपसर्ग लगने से इस ये बन गया अध्यक्ष, यानी कि संधि हो गई तो अध्यक्ष बन गया। तो यहाँ पर अधि क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्राम में उपसर्ग बताइए। अब संग्राम में
उपसर्ग बताना है। सन धन ग्राम ये नहीं होता। सम समग्राम समग्राम, देखिए दोस्तों सम प्लस ग्राम, ठीक है। तो ग्राम अलग शब्द हो गया और सम जो है क्या हो गया उपसर्ग। तो सम धन ग्राम मिलके संग्राम बन गया। क्या बन गया? संग्राम बन गया। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो सम जो है इसका उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। अब सावधानी में प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो यहाँ पर नी या धानी या ई या आनी। तो सावधान धन ई, देखिए यहाँ पर बहुत आसान बनेगा। सावधान प्लस ई, ठीक है। तो बन जाएगा क्या? सावधानी। अगर इसका संधि करेंगे तो सावधानी बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो गया दोस्तों? ई हो गया, बड़ी ई। तो ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आगमन में उपसर्ग कौन सा है। अब आगमन में उपसर्ग बताना, तो उपसर्ग मतलब पहले क्या लगेगा ये बताना है। तो गमन, आप समझ रहे होंगे, गमन मीन्स होता है जाना, ठीक है। गमन करना या चलना, ठीक है। तो गमन मीन्स क्या होता है? चलना। तो गमन के अगर आगे से आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आगमन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ, ओ, आग और मन दिया था। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? वह है आ धन गमन, आगमन बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। अतीन्द्रिय का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि संधि विच्छेद करना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा और अर्थहीन नहीं होना चाहिए। जो उसका साथ का शब्द बनेगा वो अर्थहीन नहीं होना, उसका अर्थ होना चाहिए। तो जो आप छोटी चीज़ इसमें जोड़ रहे हैं वो उपसर्ग या प्रत्यय हो जाएंगी। अगर पहले जुड़ेगा तो उपसर्ग होगा, अगर अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय होगा। तो उपसर्ग बताइए अति इंद्रिय। तो अति धन इंद्रिय बन सकता है। देखिए अति धन इंद्रिय ना, तो ये बन सकता है। अति धन इंद्रिय क्या बन गया? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में अति जो है क्या हो गया दोस्तों? उपसर्ग हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अतो नहीं, अ नहीं और अत नहीं, ठीक है। अति धन इंद्रिय, तो इंद्रिय मतलब अपने जो इंद्रियां होती हैं, और अति का मतलब अति इंद्रिय, ठीक है। तो अति इंद्रिय एक शब्द बन गया इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन हैं। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन हैं? जैसे क्रिया द्योतक प्रत्यय या कृत प्रत्यय या तद्वीय प्रत्यय या भाव द्योतक प्रत्यय। तो इसमें धातु के अंत में जोड़े जाने, जो धातु के किसी धातु के अंत में जो जोड़े जाते हैं प्रत्यय हैं, उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय के नाम से उनको जाना जाता है, जिनको हम धातु के अंत में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब उपसर्ग किसमें है। तो ब उपसर्ग किसमें लगा है ये बताना है। जैसे बदबू है, बदौलत है, बदनाम है, बदहजमी है, ठीक है। तो ब उपसर्ग किसमें है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बदबू में ब नहीं है, दब्बू तो कोई शब्द ही नहीं होगा, या तो दब्बू होगा, है ना। तो दब्बू तो इसमें है नहीं, तो ब आगे है नहीं, तो ये गलत शब्द हो जाएगा, बनेगा नहीं। अगर हम दौलत को लें सेकंड नंबर पर बी वाला, तो दौलत एक शब्द है अपने आप में, ठीक है। तो दौलत क्या है दोस्तों? अपने आप में शब्द है। तो अगर इसके आगे हम ब लगा देंगे तो बन गया क्या? बदौलत। तो ब क्या है? अपने आप में एक उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में क्या उपसर्ग लगा है ये बताना है। जैसे पर, सु, उ या सी। तो सुशिक्षित जो शब्द है दोस्तों, इसमें उपसर्ग क्या है? यह है दोस्तों सु। क्या है? सु एक उपसर्ग है। शिक्षित के आगे लगा दिया सु, तो बन गया सुशिक्षित, ठीक है। तो सुशिक्षित क्या बन गया? तो सुशिक्षित शिक्षित शब्द है अपने आप में, पीछे जो जुड़ा है, शिक्षित अपने आप में एक शब्द है। और अगर इसमें सु लगा देंगे तो ये सुशिक्षित बन जाएगा, अच्छा पढ़ा लिखा, ठीक है। और शिक्षित का मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित कहलाता है, और सुशिक्षित मतलब अच्छा पढ़ा लिखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सु इसका
उपसर्ग होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। अब प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, अंत में लगता है। तो यहाँ पर धड़ाक, अगर हम धड़, दोस्तों ये बन गया धड़। धड़ मीन्स क्या होता है? गर्दन, ठीक है, धड़ से अलग करना बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर धड़, ठीक है। धन आक, ये तो आक, धड़ धन आक क्या बन गया? धड़ाक, समझ गए? तो यहाँ पर आक क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। धड़ तो अपने आप में शब्द है ही, और आक इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया? धड़ाक बन गया। तो आक क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही बनेगा इसका। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आपको आपके प्रिपरेशन के लिए, आपने खुद के लिए मदद के लिए ही आपने ये पढ़ना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 19 जो शब्द है दोस्तों, उसमें उपसर्ग क्या है? जैसे उत, दूसरा है उत, तीसरा है उन, चौथा है उन। तो इसमें जो है 19, ठीक है। तो 19 शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अगर हम देखें दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? उन, धन, नीश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग क्या है? उन है, उन। तो इसमें जो 19 है दोस्तों, वो क्या करता है? एक अंक कम को प्रदर्शित करता है। जो उन लिखा है ना, उन, उन जो है एक अंक को कम प्रदर्शित करता है, तो यानी कि 20 से एक कम, ठीक है। तो नीस का मतलब यहाँ पर नीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लगभग 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 से एक कम क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। तो ये इसका जो है बनेगा उपसर्ग, ठीक है। तो 19 में उपसर्ग क्या हो गया? उन। बढ़ते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब जो बहाव शब्द है उसमें प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो बह, हाव, आव या आवा। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। तो इसमें हम बात करें बह धन आव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आव जो है इसमें प्रत्यय के तौर पे होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? अब इसमें कौन सा शब्द जो है वैया प्रत्यय से बना है? जैसे रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो यहाँ पर जो वैया प्रत्यय लगने से बना है, वो बना है दोस्तों खवैया, ठीक है। खवैया जो है शब्द है, ये वैया प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है और आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग ही नहीं लगा है? जैसे अपवाद है, पराजय है, प्रभाव है या ओढ़ना है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें, अपधनवाद, अपवाद, और पराधन जय है, और प्रभाव में भी यहाँ पर जो है लगा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। देखें, अब उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जो पहले लगता है। जैसे अपवाद में अप लगा है उपसर्ग, पराजय में, ठीक है। तो जय के आगे क्या लगा दिया? परा लगा दिया, तो पराजय हो गया, उपसर्ग लग गया, परा लग गया। प्रभाव में भाव के पीछे आगे अगर प्र लगा दिया जाए तो प्रभाव हो जाएगा। लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ओढ़ना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओ अगर उपसर्ग मानते हैं तो ढहना कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो ओढ़ना अपने आप में एक पूरा एक शब्द है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, और इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। तो जिसका अर्थ चेंज होता है ना दोस्तों, वही उपसर्ग बनता है, उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है?
तो जो अधिकारी है इसमें उपसर्ग कौन सा है? अ, अधि, री या ई? तो अधिकारी में उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों अगर हम अधिकारी में उपसर्ग बताएं तो अधि क्या है? अधि जो है उपसर्ग है धनकारी, ठीक है? तो बन जाएगा टोटल मिला के अधिकारी, ठीक है? अधिधनकारी, तो अधिकारी बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। अ या सु या औधन सु या सु। तो दोस्तों इसमें अगर हम उपसर्ग की बात करें तो बहुत आसान प्रश्न है। तो असुरक्षित उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ उपसर्ग है, क्योंकि सुरक्षित क्या आ गया? ओ लग गया तो असुरक्षित हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अधिमानता में प्रयुक्त जो उपसर्ग है दोस्तों वो है अधि। क्या है? अधि। अधि उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रत्येक होता है, प्रत्येक क्या होता है दोस्तों? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, पद्यांश होता है। तो ये प्रत्यय क्या है दोस्तों? न तो वाक्यांश है और न ही पदांश है और न ही पद्यांश है। प्रत्यय क्या होता है? एक शब्द का अंश होता है, तो शब्दांश जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी एक शब्द का एक टुकड़ा, यानी कि या जो उसके लास्ट में लगता है वो उसको हम शब्दांश कहते हैं, और वो शब्दांश ही प्रत्यय है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? जैसे शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो बहुत आसान प्रश्न है, उपसर्ग एक शब्दांश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है? जैसे निशेष, निर्देश, ये निर्बल और निर्वाह। तो किसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे निर्देश है इसमें निही धन नी उपसर्ग लगा है, निर उपसर्ग लगा है, निर्बल में भी निर लगा है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है? और निर्वाह में भी निर लगा है, ठीक है? बट निशेष में नी क्या है? विसर्ग है, ठीक है? तो इसमें विसर्ग भी लगा है, तो ये निर र नहीं है, जबकि ये नी ही है। तो नी है धन शेष, निशेष, ठीक है? तो इसी में उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी अन्य तीनों में उपसर्ग निर का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अब प्रत्याशा जो शब्द है दोस्तों इसमें उपसर्ग क्या है? जैसे अ, प्र, प्रति या प्रत्या। तो प्रत्याशा जो शब्द है दोस्तों उसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों इसमें सी, यानी कि प्रतिधन आशा। तो प्रत्याशा में प्रतिधन आशा हो जाएगा, तो प्रत्याशा बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार में तद्धित प्रत्यय हैं? अब ये तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? इसमें जिसमें भाववाचक भाव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जैसे आहट है, आवत है, आवट है, आस है, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? कर्तवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। ये कैसे हैं? ये भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आहट हो रही है यानी किसी के आने का भाव प्रकट हो रहा है। आवट है, जैसा आस है, उम्मीद है। तो यहाँ पर जो है भाव को व्यक्त करने वाले ये तद्धित प्रत्यय के तौर पे जाने जाते हैं। अगला है, औपचारिकता शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो औपचारिकता जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है? जैसे अ है, क है, इक है या ईक है। तो औपचारिकता शब्द में प्रत्यय बताना है। तो औपचारिक में जो प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, कौन सा लगा है? इक लगा है। कौन सा? इक। तो इक प्रत्यय इसमें लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदाचार में उपसर्ग बताइए। तो सदाचार में क्या होगा? सत उपसर्ग बताना है जो पहले लगता है, तो सद धन आचार, सत धन आचार क्या बन जाएगा? सत धन
आचार बन जाएगा, तो बन जाएगा सदाचार। क्या बन जाएगा बच्चों दोस्तों? तो सत धन आचार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।